में शुरुआत की थी। 1984 में आई थी आपकी 1G। इसके बाद आप देखते हैं कि 2019-20 में आप 5G तक पहुँच गए हैं। तो कहीं न कहीं जो ये एवोल्यूशन टाइम है, ये बहुत ही कम था और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं आपके मोबाइल कम्युनिकेशन में। और आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 1984 के 1G के बारे में, 1990s के 2G के बारे में, 1998 के 3G के बारे में और 2011 के 4G और 2019 के 5G के बारे में। इसके अलावा इन बिटवीन 2G और 3G के बीच में 2.5G को पढ़ेंगे हम और 2.75G को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा 3G और 4G के बीच में आती है आपकी LTE। इसके बारे में भी हम आज डिटेल से समझेंगे। अब आपके साथ मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी बच्चे 1990 के दशक में पैदा हुए हैं, उनको पता होगा कि उनके टाइम पे जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे ना, वो बहुत ही भारी भरकम हुआ करते थे और उस टाइम पे लैपटॉप भी इजाद नहीं हुए थे। और कुछ लोगों का ये मानना था कि एक टाइम आएगा जब आप कंप्यूटर को हाथ में एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे वही दौर चल रहा है, जहाँ पे आपके सिर्फ हाथों के अंदर ही, जैसे ये फ़ोन है, आपके हाथों के अंदर परफेक्टली फिट हो जाते हैं और ये किसी भी तरह का काम कर सकते हैं जो आम कंप्यूटर कर सकते हैं। तो उस दौरान ये कहा जाता था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप हाथों में कंप्यूटर लेके घूमेंगे। तो आज का दौर वही है। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं आपके नोटबुक, मैकबुक, लैपटॉप्स और टैबलेट से भी। कनेक्टिविटी है, ये आपको वॉइस कम्युनिकेशन के साथ-साथ काफ़ी सारे कटिंग एज फीचर देते हैं। आइए एक बार नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व करी है। इस मोबाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1984 में हुई थी, जब आई थी आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो आपकी डाटा ट्रांसफर रेट था, वो था 2.4 केबी पर सेकंड। अब ये ट्रांसफर रेट बहुत कम था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल करते थे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके एसएमएस सर्विस थे या एमएमएस थे, वो आप यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर रेट था, वो बहुत ही कम था। इसके बाद 1990 के दशक में आते हैं आपके 2G सर्विसेज, जिसमें जो आपका डाटा ट्रांसफर रेट है, वो हो जाता है 64 केबी पर सेकंड। अब यहाँ पे आप डिजिटली सिग्नल्स को भेजते हैं, जिसकी वजह से अब आप एसएमएस और एमएमएस भी भेज सकते थे। तो ये थी आपकी 2G कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है 1998 का दौर, जहाँ पे आप रेवोल्यूशनाइज़ कर देते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन को, क्योंकि अब आप वीडियोज़ को स्ट्रीम कर सकते थे अपने फ़ोन पे और देख सकते थे। इस दौर में आपका यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन है, ना केवल आप वॉइस और डाटा के लिए यूज़ कर सकते थे, बल्कि ये एक तरह का मोबाइल ब्रॉडबैंड था, जहाँ पर आप स्ट्रीम कर सकते थे किसी भी वीडियो को, बट थोड़ी बहुत स्पीड की अभी भी इश्यू थी। इसके बाद 2011 में आता है आपका 4G कम्युनिकेशन। अब ये देखिए 4th जनरेशन जो है, इंडिया में थोड़ा लेट आया है, बट मानते ये हैं कि वर्ल्ड में अराउंड 2011 के आसपास इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ये एक्चुअल में ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड था, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्पीड थी पहली बार 100 एमबीपीएस के आसपास पहुंच चुकी थी। और अभी रिसेंट टाइम में इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाला है आपका 5G नेटवर्क्स। अब ये जो 5G नेटवर्क्स हैं, इनमें जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 10 जीबी पर सेकंड है। अभी जो एमबी है, ये इससे भी 1000 गुना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास। एक तो इसकी स्पीड तेज है, दूसरी इसका लेटेंसी रेट कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेटेंसी रेट क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम 5G के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा फोकस है इस एवोल्यूशन के ऊपर, तो आइए शुरुआत करते हैं 1G से। देखिए, ये जो आपका फर्स्ट जनरेशन था, ये बेसिकली वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत थी। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 और अर्ली 90s के दशक में। यहाँ पे जो आपकी स्पीड थी, वो अप टू 2.4 केबी पर सेकंड थी। यहाँ पे हम यूज़ करते थे एनालॉग सिग्नल्स को, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आपको वॉइस क्वालिटी के इश्यू देखने को मिलते थे। यहाँ पे जो मोबाइल फोन्स यूज़ किए जाते थे, वो बहुत ही भारी भरकम थे और उनकी जो बैटरी लाइफ थी, वो भी बहुत कम थी। इसके अलावा यहाँ पे डाटा की कोई सिक्योरिटी नहीं थी और इस जनरेशन में जो हम बैंडविड्थ यूज़ कर रहे थे, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, जिसकी वजह से कई बार क्रॉस कनेक्शन या फ़ोन मिलने में डिले भी होता था। अब ये तो है आपकी फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में, जहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे जो आपकी डाटा स्पीड थी, वो ऑलमोस्ट 64 केबी पर सेकंड पे पहुंच जाती है। यहाँ पे हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं, दैट इज़ जीएसएम, और इसी को कहा जाता है सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स या कम्युनिकेशन, जहाँ पे ना केवल आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे, बल्कि इसके साथ-साथ आप मल्टीमीडिया मैसेजेस भी भेज सकते थे। आप साथ के साथ शेयर कर सकते थे पिक्चर्स और इमेजेस को भी। यहाँ पे जो आपके सिग्नल्स की क्वालिटी और कैपेसिटी थी, वो पहले के मुकाबले और बेहतर हो गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जनरली ये जो आपके 2G नेटवर्क्स हैं, ये वर्क करते थे जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब जिन एरिया में आपको नेटवर्क कवरेज की प्रॉब्लम थी, तो उन एरिया में, यानी उस एरिया में आपके फ़ोन वर्क नहीं करते थे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी थी, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, यानी जो आपके डाटा का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उनको हैंडल करने में सक्षम नहीं थे। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो भेजनी है, तो मैं सेकंड जनरेशन कम्युनिकेशन में इसे नहीं शेयर कर सकता था। आपको याद होगा नोकिया जो 3310 है, क्या उससे आप कभी भी वीडियो को शेयर कर सकते थे तब? नहीं। तो कहीं न कहीं ये एक प्रॉब्लम रही थी सेकंड जनरेशन कम्युनिकेशन की। अब इस चीज़ के बारे में आपसे बेहतर आपके माता-पिता जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स का ज़रूर से इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इन्हें यूज़ कर सकते थे फ़ोन कॉल्स के लिए, छोटी-मोटी ईमेल्स भेजने के लिए, वेब ब्राउज़िंग के लिए। यहाँ पे जो डाटा स्पीड थी, वो वेरी कर जाती थी तकरीबन 64 से 144 केबी पर सेकंड तक। इन फ़ोन्स में कई बार आपको कैमरास देखने को मिलता था, जैसे आपने देखा होगा एक फ़ोन है 6600, ये नोकिया का बहुत बेहतरीन फ़ोन हुआ करता था, जो अर्ली 21st सेंचुरी में एक तरह से रूल करता था। उस टाइम नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था और आपके एप्पल का तो नामो-निशान नहीं था। उसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए अमूमन कोई आप 3 मिनट का गाना डाउनलोड कर रहे हैं, 4 से 5 एमबी का, तो उसमें 6 से 9 मिनट लग जाते थे। अब आज की डेट में अगर आपको कोई गाना डाउनलोड करना हो, वैसे तो अलबत्ता ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्पॉटिफ़ाई और ऐसे करके आपके पास बहुत से ऐप है, बट अगर उस ज़माने में आपको ज़रूरत पड़ती थी गाने को डाउनलोड करने में, तो उस समय 6 से 9 मिनट लगते थे इसमें, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आपको किसी की पेशेंस चेक करनी हो, तो उसे 2G फ़ोन पकड़ा दीजिए और उसे कहिए कि एक मूवी डाउनलोड कर दीजिए। अब मान लीजिए आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर्स के बारे में सोच रहे हो कि कैसा होना चाहिए पार्टनर, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी भी इंसान को 2G नेटवर्क का फ़ोन देके एक बंद कमरे में 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर वो इंसान फ्रस्ट्रेट नहीं होता, तो यकीनन वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है और आपको उस पार्टनर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इन 2G नेटवर्क्स में जो इंटरनेट की स्पीड है, वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है। अब अगर उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आता इससे, तो वो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसे कभी ना छोड़िए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जनरेशन आती है, दैट इज़ 2.5G। अब ये 2.5G क्या है? बेसिकली ये ना पूरी तरह से 2G था और ना ही पूरी तरह से 3G था। ये कहीं न कहीं बीच-बिचाले वाला काम था। यहाँ पे हम 2G सेलुलर टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हैं जीपीआरएस सिस्टम से। अब ये जीपीआरएस सिस्टम क्या है? इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में समझाता हूँ। पहले इसके फीचर्स को समझते हैं। यहाँ पे ना केवल आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, बल्कि सेंड एंड रिसीव कर सकते थे ईमेल्स को भी। यहाँ पे जो डाटा स्पीड है, वो आपकी बढ़ती है। इसके अलावा जो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड थी, वो भी कहीं ठीक-ठाक थी। अब देखिए, जो आपके 2G नेटवर्क्स थे, उनकी स्पीड थी 64 केबी पर सेकंड और इसकी जो स्पीड थी, वो कहीं न कहीं 144 केबी के आसपास थी। तो
इस वजह से जो आपके 2G नेटवर्क्स हैं, उनकी जो स्पीड है, अमूमन हम ये कहते हैं कि 64 केबी से 144 केबी के बीच में होती है। अब यहाँ पे आइए समझते हैं कि जीपीआरएस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे आप जो अपना डाटा है, वो 60 केबी पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसमिट कर सकते थे। उसके अलावा जो ये टेक्नोलॉजी थी, ये आपके मोबाइल फोन्स के लिए काफी अच्छी थी और यहाँ पे ना केवल आप ईमेल भेज सकते थे, बल्कि ब्राउज़ भी कर सकते थे किसी भी नेटवर्क के थ्रू। आइए एक बार कंपेयर कर लेते हैं जीपीआरएस सिस्टम को और जीएसएम को। अब जो आपका जीपीआरएस सिस्टम है, इसको 2.5G कहा जाता है, व्हेयरएज़ जीएसएम को 2G कहा जाता है। अब यहाँ पे जो डाटा ट्रांसमिट होता है, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को, व्हेयरएज़ जीएसएम में हम यूज़ करते हैं सर्किट स्विच्ड नेटवर्क को। अब ये जो आपके जीपीआरएस सिस्टम है, यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है, वो ऑलमोस्ट 160 केबी पर सेकंड है। अगर बात की जाए जीएसएम की, तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है, वो 9.6 केबी के आसपास है। यहाँ पे आप जीपीआरएस में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट से, व्हेयरएज़ जीएसएम में आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाटा के वॉल्यूम के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ते थे और यहाँ पे जीएसएम में आपको पर कनेक्शन के हिसाब से पैसे पे करने पड़ते थे। मतलब जितनी बारी आप कनेक्ट हुए, उतनी बारी आपको पैसे पे करने पड़ते थे। अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि पैकेट सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है, मतलब जहाँ पे आप सेंड एंड रिसीव करते हैं मैसेजेस को, तो यहाँ पे कई बार हमें आउटसाइड नेटवर्क भी मैसेज भेजना पड़ता है और ये जो डिस्टेंस है, ये कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मैसेज है, इसको कई डिवाइसेस से पास होकर निकलना पड़ता है। अब यही जो आपका मैकेनिज्म है, इसी को कहा जाता है स्विचिंग। ये जो आपकी स्विचिंग है, ये 3 तरह से हो सकती है। एक होती है आपकी सर्किट स्विचिंग, दूसरी होती है आपकी पैकेट स्विचिंग और तीसरी आपकी मैसेज स्विचिंग। इनमें से आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आपने मैसेज स्विचिंग के बारे में पढ़ना हो, तो आप गूगल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्किट स्विचेस में क्या होता है कि जो आपका कनेक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका मैसेज ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में, मतलब ये एक इंसान है राम और ये इसने मैसेज भेजना है अली को, तो राम अली को मैसेज कैसे भेजेगा, यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ होगा इनके बीच में और हर बार जो डाटा ट्रांसफर होगा, वो सेम पाथ को ही फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पर एक तरह से आप मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक तार बिछी हुई है और ये आपस में संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपने पहाड़ों में देखा होगा कि अक्सर घरों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ अगर कोई चीज एक्सचेंज करनी हो, मान लीजिए आपके घर पे बिरयानी बनी है और आप दूसरे के साथ उसे शेयर करना चाहते हैं, या आपके घर में खीर बनी है, आप चाहते हैं कि आप अपने पड़ोसी के साथ शेयर करें, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि घंटी मारी और साथ वाले पड़ोसी के घर चले गए। वहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वो आपस में एक रस्सी बिछा लेते हैं, जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ न केवल वो खाने को, मैसेजेस और कई और सामान को भी एक्सचेंज कर सके। तो इस तरह की जो वायर्ड कम्युनिकेशन होती है, इसे कहा जाता है सर्किट स्विचिंग। तो आप इसे कुछ उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका पैकेट स्विचिंग मेथड। अब यहाँ पे आप मैसेज को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। मान लीजिए आपका यूपीएससी क्लियर हो जाता है और आपने अपने घर पे एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है। आप उस दौर में है कि अभी कॉलिंग की उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके मैसेज को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। अब इन सेगमेंट्स को अलग अलग रास्तों से, मतलब ये अपने अलग खुद का रास्ता चूज करेंगे। मान लीजिए ये पर्सन है ए, ये फिर से राम है और ये अली। इन दोनों के बीच में हमने मैसेज कन्वे करना है, तो जरूरी नहीं है कि ये इसी पाथ से मैसेज पूरा ट्रैवल करे। हो सकता है किसी और मैसेज के सेगमेंट को कोई और रास्ता छोटा लगाओ, तो वो उस रास्ते से भी इस मैसेज को कन्वे कर सकता है। मतलब हो सकता है आई यहाँ से चला जाए, हैव यहाँ से चला जाए, क्लियर यहाँ से चला जाए और यूपीएससी यहाँ से चला जाए। और हर बार ये अरेंजमेंट चेंज भी हो सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये मैसेज आगे पीछे भी मिल सकते हैं आपको। अब क्योंकि ये जो आपका मैसेज है ये फ्रेगमेंट्स में ट्रैवल होता था, तो इस वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट के टाइम पे जो आपका ओरिजिनल मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो सकता था, मतलब वो थोड़ा सा आधा अधूरा हो सकता था। आइए एक बार देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, यानी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में क्या फर्क है। देखिए सर्किट स्विचिंग में हम फिजिकल लेयर के ऊपर करते हैं इसे, व्हेयरएज जो पैकेट स्विचिंग है ये नेटवर्क लेयर पे करते हैं। यहाँ पे आप फिजिकल डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में, व्हेयरएज पैकेटिंग में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो आपका सर्किट है, इसमें एक प्री डिफाइंड पाथ होता है। पैकेटिंग में ये आपको कोई प्री डिफाइंड पाथ नहीं होता, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट लगता है। इसके अलावा सर्किट स्विचिंग में आप पूरा मैसेज एक बारी में ही भेजते थे, व्हेयरएज पैकेट स्विचिंग में आपके मैसेजेस को हम फ्रेगमेंट में तोड़ देते थे। अब सर्किट स्विचिंग में जो आपका डाटा है सेम ऑर्डर में जाता था, व्हेयरएज जो पैकेट स्विचिंग है यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है। आइए अब बात करते हैं एज के बारे में, जिसे कई बार हम स्टैंडर्ड 3G भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एक्सचेंज डाटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। इसमें जो आपकी डाटा की सर्विस है या स्पीड है वो अप्रॉक्सिमेटली 450 केबी पर सेकंड थी। अब यहाँ पे जिन भी मोबाइल में एज टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, यानी जो भी फोन एज टेक्नोलॉजी से कॉम्पिटेंट थे, मतलब जो उसको संभाल सकते थे या यूज कर सकते थे, उनमें आप यूज कर सकते थे मोबाइल डाटा को, जिससे आप सेंड कर सकते थे हैवी डाटा मटेरियल जैसे इमेजेस, वीडियोस, इस तरह की शेयरिंग अब आप कर सकते थे। अब यहाँ पे ना केवल आप वेब ब्राउजिंग कर सकते थे, बल्कि आप कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस को भी खोल सकते थे जहां पे आपकी कुछ वीडियोस चलती हो। आइए अब जानते हैं इस स्टैंडर्ड 3G यानी 2.75G और 2.5G में क्या फर्क था, यानी जीपीआरएस और एज में क्या फर्क था। अब जो कि आपका जीपीआरएस है, इसका फुल फॉर्म था जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, व्हेयरएज एज की फुल फॉर्म थी एनहांस डाटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्पीड का डिफरेंस, जहां पर एक तरफ 450 केबी की स्पीड है और दूसरी तरफ 150 केबी के आसपास। अब यहाँ पे ये जो आपका जीपीआरएस है ये इनहेंस्ड वर्जन था आपके जीएसएम का, वेराज जो ये 2.7G है यानी एज, ये आपका जीपीआरएस का इनहेंस्ड वर्जन था। यहां पर किस तरह का मॉड्यूलेशन यूज करते हैं इस चीज को आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आइए अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो है, ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई थी 2000 के आसपास और इंडिया में ये ऑल्दो थोड़ी लेट आया था, मतलब 2005-6 के आसपास आया था। अब यहाँ पे जो आपकी डाटा स्पीड थी वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। आप 144 केबी के बाद सीधा ही 2 Mbps की स्पीड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत होती है आपके स्मार्टफोन्स की। इसके साथ जो आपकी बैंडविड्थ थी वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल कम्युनिकेशन में इंक्रीज होती है और जो डाटा ट्रांसफर रेट है, यानी कि आप किस तरह से ऑडियो वीडियो इन फाइल्स को यूज करते हैं, उसकी भी फैसिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो गई। मतलब अब आप हर वीडियो को ऑनलाइन देख सकते थे। अब यहाँ पे इसके कई फीचर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे जो कम्युनिकेशन थी वो फास्टर थी अभी तक की सभी चीजों को मिला के। इसके अलावा आप जैसे कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस खोल सकते थे, यहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी थी, आप बड़े ईमेल्स को भेज या ले सकते थे और साथ के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टीवी स्ट्रीमिंग जैसी चीजों को भी परफॉर्म कर सकते थे। अब इसमें ड्रॉबैक क्या था? पहली चीज तो ये कि ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी, मतलब जो इसके लाइसेंस थे वो लाइसेंस बहुत महंगे मिले थे सभी कंपनीज को। इसके अलावा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी।
जिसकी वजह से ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इतनी जल्दी मासेस में नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा जो 3G इनेबल्ड फ़ोन थे वो भी काफ़ी महँगे थे, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भारत में काफ़ी समय लग गया। आइए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी एलटीई की, जिसे कहते हैं ट्रू वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आप घूमते-फिरते कहीं भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपके पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप सिम डालिए और आपके लिए रेडिली ब्रॉडबैंड सर्विस आपके पास आ गई है। यहाँ पे आप एक इम्प्रूव्ड वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप 3G के एक इम्प्रूव्ड वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि कई बार 4G के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी कि 4th जनरेशन की। इसमें हम वाईमैक्स को भी यूज़ करते हैं। अब ये जो एलटीई है, इसको कई बार मार्केट किया जाता है एज़ 4G एलटीई, जो कि आपका स्टैंडर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहाँ पे आप हाई स्पीड इंटरनेट को अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है रेंजिंग फ्रॉम 100 एमबीपीएस टिल 1 जीबी पर सेकंड, और ये मैं बात कर रहा हूँ एक मूविंग कार या पैदल चलता हुआ इंसान जो फुटपाथ पे चल रहा है, वो भी इन स्पीड्स को अच्छे से एंजॉय कर सकता है। अब हुआ ये था कि जब ये इसे लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम मार्केट में कई और चीज़ें लॉन्च हो चुकी थी। जैसे कई जगह पे 3.5G आ गया था, कई जगह पे 3.9G आ गया था। अब लोगों के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही थी, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया और इसे कह दिया हमने 4G एलटीई। अब ये जो आपके एलटीई हैं, इनमें कई बार आपकी जो मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड है, वो आती है अराउंड 300 एमबीपीएस। अब ये जो स्पीड है, ये कई बार एक कंट्रोवर्शियल इश्यू को जनरेट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो अपने नेटवर्क में इंफीरियर क्वालिटी एचएसपीए प्लस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो स्पीड है, ये घट जाती है। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे यूके में स्पीड को टेस्ट किया गया था, जहाँ पे ये तकरीबन 8 से 50 एमबीपीएस की स्पीड दे रहा था। तो आपको अलग-अलग वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं अलग-अलग कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से अलग-अलग नाम देखने को मिलते हैं हमें, जैसे 3.5G, 3.9G। तो जो भी सर्विसेज़ आपके 3G से अप हैं, मतलब उससे बियॉन्ड स्पीड दे रहे हैं, उनको सभी को हम कैटेगराइज़ करते हैं 4G में। अब यहाँ पे अगर बात कीजिए, आपको एक नया नेटवर्क टेक्नोलॉजी चाहिए थी, खासकर रेडियोज़ की। उसके अलावा जो आपके फ़ोन्स थे, उनको भी कंपैटिबल बनाने की ज़रूरत थी, मतलब उनमें भी रिसीवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत थी इन 4G सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए। उस समय जो आपके फ़ोन्स थे, उन हर फ़ोन में 4G नेटवर्क के लिए कंपैटिबल टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को नए फ़ोन लेने पड़े। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, यानी 5G के बारे में। अब जो आपके नॉर्मल फ़ोन हैं, जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है इनमें से कई फ़ोन आपके 4G नेटवर्क को सपोर्ट करते हों, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेंगे आपके 5G नेटवर्क को। तो आप सभी को जब 5G नेटवर्क मार्केट में लॉन्च होगा, तो उस समय अपने फ़ोन को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका एलटीई है, ये एक तरह का वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, जो कि 4th जनरेशन है आपके मोबाइल कम्युनिकेशन की। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सभी तरह के आईपी नेटवर्क्स को, और साथ ही साथ एक बात ये भी समझनी है आपने यहाँ पे कि हम इसे कहते एलटीई को 4G है, बट टेक्निकली ये 4G नहीं है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये एलटीई क्या रियली में 4G है, तो आपने यही कहना है कि इसे कहते 4G हैं, बट ओरिजिनल में ये 4G नहीं है। क्योंकि एलटीई स्पेसिफिक फाइल्स जैसे 3GPP रिलीज़ 8 या 9 डॉक्यूमेंट सीरीज़, ये सैटिस्फाई नहीं करते आपके 4G नेटवर्क की कंपैटिबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स है उनको, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्निकली 4G नेटवर्क्स नहीं है। ये एक तरह का कन्वर्जिंग पॉइंट है सीडीएमए और जीएसएम के लिए, जहां पे ना केवल आप इंप्रूव डाटा स्पीड देखते हैं, बल्कि जो कि डिलीवर करती है आपको वीडियोस मल्टीमीडियाज को, ताकि आपके एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे ले जा सके। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से आपके स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव हुई है। साथ के साथ जो आपकी कॉस्ट है, यानी कॉलिंग की कॉस्ट है, वो पहले के मुकाबले काफी गिर गई है, यानी कम हो गई है। अब जब आपको याद हो 3G नेटवर्क्स हुआ करते थे, तो उस टाइम 1 जीबी डाटा की कीमत लगभग 200 से 250 रुपए हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में आपको 1 जीबी डाटा डेली बेसिस पे मिलता है, और आपको 3 महीने के लिए लगभग 300 से 400 रुपए पे करने होते हैं। तो यहाँ पे 90 दिनों के लिए आप मान लीजिए 400 रुपए पे कर रहे हैं, तो आपको बहुत कम पैसा देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ये आपका डाटा क्या हो गया, सस्ता हो चुका है। इसके अलावा ये जो आपके चिपसेट हैं, ये सपोर्ट करते हैं मल्टी बैंड्स, जो फ्रीक्वेंसी अलग-अलग उनको। आइए अब देख लेते हैं इन 4G नेटवर्क्स की एप्लीकेशंस, मतलब आप इन्हें कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए इनकी एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले तो ये कि जो आपके मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, इनको ये बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप वर्चुअली कहीं भी और कभी भी प्रेज़ेंट हो सकते हैं, मतलब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी भी इवेंट को जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको वर्चुअल नेविगेशन की फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पे आप गूगल अर्थ जैसे फिनोमेना को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेली जियो प्रोसेसिंग की फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पे आप जीआईएस, जीपीएस के थ्रू अपने आप को लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल लाइफ में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए और सेंसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पब्लिक व्हीकल्स में। इसके अलावा इनके ड्रॉबैक के बारे में बात करें, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपके जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्हें बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अब कई बार लोग 4G को मैजिक कहते हैं। अब मैजिक इसलिए नहीं क्योंकि इसने कोई जादू कर दिया है, बल्कि इसलिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल मल्टीमीडिया को, एनी टाइम एनीवेयर, ग्लोबल मोबिलिटी मिलती है आपको, मतलब आप ग्लोबली कहीं भी घूम सकते हैं, और इस नेटवर्क के सिग्नल आपको हर जगह मिलेंगे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, जहाँ पे आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं वायरलेसली कहीं भी, कभी भी, और कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विस, मतलब जिस हिसाब से आपको जो सर्विसेज चाहिए, आप उनको अवेलेबल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम 5G टेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे, और उसके बाद